पिछले वीडियो में हमने देखा कि जापान का एक आम वर्कर रियोमा जादू की दुनिया में पुनर्जन्म लेता है, जहां वो देवताओं से दोस्ती कर जंगलों में रहने लगता है। एक दिन उसकी मुलाकात इलाके के ड्यूक से होती है और वह उनके पूरे परिवार, खासकर बेटी इलिया से दोस्ती कर लेता है। वह उनके साथ कुछ समय यात्रा करता है और अंत में एक नए शहर में बस जाता है, जहां अपने मिलनसार व्यक्तित्व और सकारात्मक रवैये के कारण कई दोस्त बनाता है। वह शहर को सार्वजनिक शौचालयों से निकलने वाली जहरीली गैस से मुक्ति दिलाता है और छोड़ी गई खदानों को भी साफ करता है, जिससे उसे इलाके के लोगों से और भी प्यार और समर्थन मिलता है। आखिरकार वह अपना लॉन्ड्री व्यवसाय शुरू करता है, जिसका नाम द बम्बू फॉरेस्ट रखता है, और वह जल्द ही बहुत सफल हो जाता है। लॉन्ड्री का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और अब उसने इसे चलाने के लिए और भी लोगों को काम पर रखा है। एक दिन वह खदानों से वापस आता है और हमेशा की तरह उसकी पूरी दुकान ग्राहकों से भरी होती है और कर्मचारी इसे अच्छी तरह से चला रहे होते हैं। वह शिष्टाचार के तौर पर उन सभी का अभिवादन करता है और जब व्यस्त घंटे खत्म हो जाते हैं तो कार्ला, जो सहायक प्रबंधकों में से एक है, उससे एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए पूछती है, जिस पर वह सहमत हो जाता है। वे दोनों एक कमरे में जाते हैं और कार्ला कहती है कि रयुमा को रोज दुकान पर देर से आना चाहिए। वह यह सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि सुबह दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। कार्ला उसे बताती है कि जब भी वह सुबह आता है और दुकान में भीड़ होती है तो वह लगभग सारा काम अकेले ही कर देता है, जिससे दूसरे कर्मचारी कुछ सीख नहीं पाते या अनुभव नहीं ले पाते। वह उसकी बात समझ गया और हर दिन देर से आने को मान गया। वह विषय खत्म होने के बाद उसने दुकान के भविष्य पर बात शुरू की, लेकिन अचानक दुकान के सामने से बात करते और हंसते लोगों ने उन्हें बाधित कर दिया। कार्ला और रियुमा दोनों फ्रंट डेस्क पर दौड़े और देखा कि लाई ने दो अजनबी पुरुषों को एक साथ बांध दिया है। वह अपनी चिपचिपी स्लाइम्स के साथ खदानों में पहुंचता है और उनके साथ प्रयोग करने के लिए खदान के शाफ्ट में गहराई तक चला जाता है। वह एक लकड़ी का बक्सा निकालता है और चिपचिपी कीचड़ से उसमें घोल डलवाकर नमी निकालता है, जिससे एक कठोर द्रव्यमान बनता है। इस तकनीक को कई बार दोहराकर वह इसमें महारत हासिल करता है और अंततः एक कांच का फलक बनाता है। वह उसे उठाकर अपनी ताकतवर मुक्के से उसकी मजबूती परखता है। उसके जादुई मुक्के भी कांच का कुछ न कर पाए। फिर उसने चिपचिपी कीचड़ से ज्यादा कांच बनाने को कहा और एक दिन की मेहनत के बाद ढेर सारे शीशे बनाकर दुकान ले जाने के लिए पैक किए। और पैक करते वक्त एक अलग चिपचिपा स्लाइम दिखा। वह आंकड़े देखता है और पाता है कि यह मेडिसिन स्लाइम है। वह इस खोज से फूला नहीं समा रहा है और सोचता है कि यह कीचड़ कैसे बना होगा। फिर उसे अचानक याद आता है कि कल उसने गलती से कुछ एंटीडोट फर्श पर गिरा दिया था और जब वह लौटा तो वह सब गायब था। उसे शक है कि शायद चिपचिपी कीचड़ ने उसे पी लिया और एक औषधीय कीचड़ में विकसित हो गई। वह अपने घर वापस जाता है और चिपचिपी कीचड़ के सामने कुछ और एंटीडोट निकालता है और जैसा कि उसे शक था, उन्होंने वह सब पी लिया और औषधीय कीचड़ में विकसित हो गए। उनकी मदद से उसने कई मिश्रण बनाए। उसे हैरानी हुई कि वे विषनाशक और दवाएं ही नहीं बल्कि कई जहर भी बना सकते हैं। अगले दिन उसने चर्च जाकर देवताओं से बात करने का फैसला किया, क्योंकि उसने उनसे काफी समय से बात नहीं की थी। चर्च में जाकर प्रार्थना करने लगता है। कुछ देर बाद उसे एक अलौकिक जगह बुलाया गया, जहां एक अजीब आदमी उसे देख रहा था। उसने तुरंत समझा कि यह भगवान ही होगा। उस भगवान ने खुद को शिल्प और कारीगरी का देवता बताया। उसके मुताबिक वह रयुमा को लंबे समय से देख रहा है और मानता है कि उसमें शिल्प की खास प्रतिभा है। रयुमा उसे धन्यवाद देता है और बाकी देवताओं का पता पूछता है, पर वह कहता है कि वे सब अलग अलग दुनिया में हैं। वह देवता से और बात करना चाहता था, पर उसने रयुमा को बताया कि उनका समय पूरा हो गया है और वह अपनी दुनिया लौट गया। उसने नन का धन्यवाद किया और दुकान लौट गया। उसने सबको नमस्कार किया और गार्ला से पूछा कि सब ठीक रहा, जिस पर उसने पुष्टि की कि नए कर्मचारी कई अहम कौशल सीख पाए। उन्हें बताता है कि वह सुरक्षा के बारे में सोच रहा था और अपने बनाए कांच के शीशे दिखाता है। लाई को दिलचस्पी होती है और वह उसकी ताकत जांचने को कहती है, जिस पर वह सहमति में सिर हिलाता है। वह उससे पैनल लेकर अपने पिता को देती है, जो उसे कसकर पकड़ते हैं। वह अपनी जगह लेती है और उस पर मुक्कों की बौछार करती है, लेकिन हैरानी की बात है कि खिड़की पर कोई असर नहीं होता। वह जादुई मुक्के भी मारती है, पर कांच के शीशे पर उनका कोई असर नहीं होता। वह उन्हें बताता है कि वह इन शीशों को पूरे दुकान में लगाएगा ताकि उन्हें घुसपैठियों से बचाया जा सके। कार्ला एक अहम बात बताती है कि ये शीशे आपातकाल में कर्मचारियों को भागने से भी रोकेंगे। वह मान जाता है और तय करता है कि इन्हें कुछ खिड़कियों पर ही लगाएगा, बाकी पर सामान्य कांच रहने देगा। कार्ला फिर से रयुमा से अकेले में बात करने को कहती है और उससे अपने कारोबार को बढ़ाने और दूसरे शहरों में फैलाने के बारे में सोचने को कहती है, लेकिन वह इस विषय पर असहज लगता है और उससे कहता है कि वह इस बारे में सोचेगा। फिर वह व्यापारी के पास जाता है और उसे कहता है कि वह थोक में कांच की कई शीशियां खरीदना चाहता है, क्योंकि वह उनका उपयोग दवा रखने के लिए करना चाहता है, जिसे वह बाद में बेच सकता है।
व्यापारी उसे गिल्ड भेजता है जहां उसे फिर बूढ़ी औरत मिलती है। वह उसे मनचाही शीशियां दिलाने और उसके काम के बारे में पूछती है। रयुमा कहता है कि उसका काम अच्छा चल रहा है। वह उसे जल्द से जल्द दूसरे शहरों में फैलने का सुझाव देती है और पैसे चाहिए तो वह निवेश को तैयार है। जब ये बात छिड़ती है वह फिर असहज हो जाता है और सोचने के लिए वक्त मांगता है। अगले दिन रयुमा एक घुसपैठिया बनकर लड़कियों को ऐसी स्थितियों से निपटना सिखाता है। उसी दिन बी स्टेमिंग गिल्ड का टेलर उसकी जगह आता है और उसके स्लाइम दोस्तों की काबिलियत देखकर हैरान रह जाता है। वह उनके बारे में विस्तार से पूछता है और रयुमा को गिल्ड के पूरे समर्थन का आश्वासन देता है, यह मानते हुए कि स्लाइम भी अन्य जीवों जितने ही महत्वपूर्ण है। अगले दिन रयुमा ने दुकान के सामने हंगामा सुना और जांचने गया। वह देखता है कि एक उग्र आदमी खराब सेवा का आरोप लगाकर हंगामा कर रहा है और अपने कपड़े फाड़ रहा है। वह रिसेप्शनिस्ट पर चिल्लाने और उसे धमकाने लगता है तो रयुमा को दखल देना पड़ता है। वह आदमी से उसकी समस्याएं विनम्रता से पूछता है पर आदमी उसे बदतमीजी से दफा होने को कहता है क्योंकि उसे किसी बच्चे से बात नहीं करनी। रयुमा उसे बताता है कि वह इस प्रतिष्ठान का प्रबंधक है और अगर उसे कोई समस्या है तो उसे केवल उसी से बात करनी होगी। आदमी उसे अविश्वास से देखता है और कहता है कि उसकी लॉन्ड्री सेवा ने उसके कपड़े बर्बाद कर दिए हैं और फटा कपड़ा उसके चेहरे पर फेंक देता है। रयुमा कपड़े को बहुत करीब से देखता है और समझ जाता है कि इसे चाकू से काटा गया है और फिर हाथों से फाड़ा गया है। रयुमा उसे बताता है कि यह उसकी लॉन्ड्री सेवा की गलती नहीं है और यह सबूत साफ तौर पर गढ़ा गया है। अपनी बात साबित करने के लिए वह अपने क्लीनर स्लाइम्स निकालता है और ग्राहकों को दिखाता है कि वे कपड़े कैसे साफ करते हैं। वह उन्हें समझाता है कि स्लाइम्स के मुंह में दांत या नुकीली चीजें नहीं होती जो कपड़े को नुकसान पहुंचा सके, इसलिए यह नुकसान जानबूझकर किया गया है। इस पर वह आदमी गुस्सा हो जाता है और रयुमा को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन रयुमा एक माहिर लड़ाका है और आसानी से मुक्के से बचकर उसे गिरा देता है। फिर वह उसे बांधकर अधिकारियों को बुलाता है जो उस आदमी को ले जाते हैं। कार्ला इन अफवाहों को लेकर चिंतित है क्योंकि यह दूसरी बार है जब उसकी साख खराब करने की कोशिश की गई है। सबसे अजीब बात यह है कि उनका कोई प्रतिस्पर्धी भी नहीं है तो कोई उनकी प्रतिष्ठा क्यों खराब करना चाहेगा। इन घटनाओं ने उसे व्याकुल कर दिया है, इसलिए वह अपने लिए हथियार बनाने खदानों में जाने का फैसला करता है। वो मेटल स्लाइम से तलवार बनाने की कई तकनीकें आजमाता है पर उसे कोई तरीका नहीं सूझता। आखिर में वो जंगल में एक ट्रोल को हराकर मिले जादुई भाले को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो उस दिन के लिए लौटकर रात का खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन जब वो बांस के जंगल पहुंचता है तो उसे कार्ला मिलती है। वो बताती है कि उसने भी अपनी जांच की है और पता लगाया है कि उन पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मिस्टर टेलर के साथ हैं। के मुताबिक टेमर गिल्ड के कई लोग नाराज हैं क्योंकि टेलर स्लाइम्स के साथ आम जानवरों जैसा बर्ताव कर रहा है और अब वो उसका और उससे जुड़े लोगों का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। शाम को 3 रिसर्चर्स रयुमा से मिलने उस जगह आते हैं। वे सभी स्लाइम्स के साथ काफी समय बिताते हैं और उसके पास इतने तरह के स्लाइम्स देखकर हैरान रह जाते हैं। वे उससे स्लाइम्स के बारे में सब कुछ बताने को कहते हैं क्योंकि उनके स्लाइम्स विकसित नहीं हो रहे हैं। रयुमा ने उनसे स्लाइम्स को दिए जाने वाले भोजन के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि वे उन्हें जो भी खाना उपलब्ध होता है वही देते हैं। वे उसे स्लाइम्स को दे देते हैं। रयुमा उन्हें बताता है कि वे गलती कर रहे हैं। वह दिखाता है कि हर स्लाइम अपने भोजन के अनुसार बदलता है और अगर वे उसे सिर्फ बचे खुचे खाने के टुकड़े देंगे तो वे कभी नहीं बढ़ेंगे। इससे वे सभी हैरान रह गए और उनकी आंखें उत्साह से चमकने लगीं। वे रयुमा से उन्हें अपने कर्मचारी के रूप में रखने और स्लाइम के बारे में और सिखाने की विनती करते हैं और वह मान जाता है। दिन ढलने के बाद वह अपने घर की ओर लौटने लगता है पर रास्ते में उसे लगा कि कम से कम 3 लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वह तेजी से दौड़कर एक गली में घुस जाता है पर उसे हैरानी हुई, हमलावरों में से एक ने उस पर हमला कर दिया। सौभाग्य से वह हमला टालकर इमारत की छत पर टेलीपोर्ट हो गया। उसने अपने लिमूर पक्षियों को बुलाकर तुरंत रेकी का आदेश दिया ताकि दुश्मनों का पता चले। रयुमा तीनों हमलावरों को ढूंढकर उन पर बेहोशी की सुइयां फेंकता है। वे सब गहरी नींद में सो जाते हैं सिवाय उनके लीडर के जो अपने बाज से रयुमा पर हमला करने की आखिरी कोशिश करता है। लेकिन रयुमा के लिमर पक्षी बाज से भी निपटते हैं। वह उन्हें बांधकर पुलिस के हवाले कर देता है। अगले दिन वह गिल्ड मास्टर्स से मिलने जाता है और वे उसे कुछ समय के लिए शांत रहने की सलाह देते हैं क्योंकि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है और बार बार उस पर गुंडे भेज रहा है। पर रयुमा के अपने ही इरादे हैं। अगले दिन से वह रात में इन गुंडों का शिकार करना शुरू कर देता है। उन्हें पीट कर पुलिस के हवाले कर देता है। कुछ गुंडे इतने बुरी तरह घायल हो गए थे कि उन्हें सौंपने से पहले उसे ठीक करना पड़ा। लेकिन यह बात कि रयुमा एक क्रूर व्यक्ति है जो उसे पंगा लेने पर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, जंगल की आग की तरह फैल गई और हमलावर हिचकिचाने लगे।
जगह की सुरक्षा के लिए उसने मिस्टर डोल्चे नाम का एक बॉडीगार्ड रखा और रिसेप्शन की 3 लड़कियों को हमलावर से निपटना सिखाने के लिए प्रैक्टिस की। बाद में वो कार्ला से मिलता है जो उसे बढ़ती बिक्री की बैलेंस शीट दिखाती है, जिससे आखिरकार वो एक खोलने के लिए मान जाता है। अगले दिन उसने अपनी संस्था को अंतिम बार देखा और कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। फिर एक नए शहर में नए रोमांच के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन यात्रा करता है जो बिना किसी घटना के बीत जाते हैं और अंततः लीनाफ पहुंचता है। यह शहर उसके शहर से छोटा पर व्यापार से अधिक गुलजार लगता है। लीनाफ की सबसे बड़ी कंपनी शहर के केंद्र में स्थापित है जो कई सामान और सेवाएं एक ही जगह पर बेचती है। वह दुकान के पास जाता है प्योरी नामक व्यापारी के बारे में पूछने के लिए, जिसे बूढ़ी व्यापारी महिला ने इस बड़ी कंपनी का मालिक बताया था। चलते हुए उसकी मुलाकात पीले बालों वाली एक जानवर लड़की से होती है जो उससे पूछती है कि क्या वह उसकी कोई मदद कर सकती है। उसे बताता है कि वह प्योरी को ढूंढ रहा है, जिस पर लड़की हैरान होकर कहती है कि प्योरी उसके पिता हैं। ठीक उसी पल पीछे से एक आदमी उनके पास आता है और वो लड़की उसे इस कॉर्पोरेशन का मालिक प्योरी और खुद को उनकी बेटी मियाबी बताती है। रुयुमा अपना परिचय देता है और प्योरी तुरंत पहचान जाता है कि वह कौन है। वो मियाबी को रुयुमा की उपलब्धियों और यहाँ अपने व्यवसाय की दूसरी शाखा खोलने के बारे में बताता है, जिससे मियाबी हैरान रह जाती है क्योंकि रुयुमा उससे भी छोटा लगता है। फिर प्योरी रुयुमा को टहलाने ले जाता है और उसे शहर के कामकाज के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि उसने सारा मुश्किल कागजी काम पहले ही निपटा दिया है और रियुमा को बस कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करने हैं। वो रियुमा को एक किले में ले जाकर बताता है कि यही यहाँ के सभी गिल्ड्स का मुख्यालय है। रियुमा ये देखकर हैरान है क्योंकि उसने पहले कभी सभी गिल्ड्स को एक साथ काम करते नहीं देखा था। लेकिन प्योरी समझाता है कि लिनाफ में हर गिल्ड शहर के सामूहिक फायदे के लिए काम करता है और वे सब व्यापार से जुड़े हुए हैं। साहसिक गिल्ड कच्चा माल जुटाता है, शिल्पकार गिल्ड सामान बनाता है, व्यापारी गिल्ड ग्राहक खोजता है और परिवहन गिल्ड ड्रैगन की पीठ पर सभी वस्तुएं ले जाता है। गिल्डों का ऐसा तालमेल देख रियुमा शहर को और जानने को बेताब है। प्योरी उसे फिर शहर के केंद्र ले जाता है और रियुमा के प्रतिष्ठान के लिए खरीदी गई एक इमारत दिखाता है। लॉन्ड्री सेवाओं के लिए इमारत बहुत अच्छी लगती है और दौरे के बाद रियुमा को यह बहुत पसंद आती है। प्योरी यह भी बताता है कि दुकान उसकी कंपनी के ठीक सामने है, जिससे रियुमा को बहुत ग्राहक मिलेंगे और अगर उसे कभी कुछ चाहिए तो बस पूछना होगा। रियुमा ने धन्यवाद दिया, एहसान चुकाने का वादा किया और उसी दिन प्योरी के घर रात के खाने पर गई। खाने पर रियुमा ने बताया कि वह भी इस शहर के गिल्ड में शामिल होना चाहता है, जिससे मियाबी और प्योरी हैरान रह गए। बताता है कि वह भी पार्ट टाइम एडवेंचरर है और पिछले कुछ महीनों में ई रैंक पर पहुंच गया है। मियाबी परेशान दिखती है और रियुमा को बताती है कि हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक बहुत मजबूत राक्षस घूम रहा है, जिससे निचले रैंक के एडवेंचरर्स के लिए बाहर जाकर खोज पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। रियुमा कहता है कि वह फिर भी एडवेंचरर्स गिल्ड में अपनी किस्मत आजमाएगा। अगले दिन वो एडवेंचरर्स गिल्ड जाकर एक एडवेंचरर के तौर पर रजिस्टर करता है। उसे पास के जंगल से जड़ी बूटियां लाने का एक ई रैंक क्वेस्ट मिलता है। वो जंगल जाकर अपने स्लाइम्स की मदद से जरूरत से ज्यादा जड़ी बूटियां जमा कर लेता है। वो शहर लौटने ही वाला होता है कि उसे अपने पीछे शोर सुनाई देता है और वो घूमकर देखता है कि 2 एडवेंचरर स्मैशबोर नाम के एक विशाल मॉन्स्टर से भाग रहे हैं। वो साहसी रियुमा के पास से भागते हुए उसे भी भागने को चिल्लाते हैं, लेकिन रियुमा डटा रहता है, सुअर को गिराने को तैयार। वह धनुष बाण निकालता है और सुअर पर चलाता है, पर उसकी खाल इतनी मोटी है कि तीर उसे भेद नहीं पाते। रियुमा को एहसास होता है कि उसे सुअर को खाली हाथ हराना होगा और वह तैयार हो जाता है। सुअर उस पर हमला करता है, पर रियुमा तुरंत वार से बचकर उसे लात मारता है, पर सुअर इससे बेअसर रहता है और फिर रियुमा पर हमला करता है। इस बार रियुमा जादू शक्ति से भरा मुक्का सीधे उसके चेहरे पर मारता है, जिससे सुअर तुरंत मर जाता है और बाकी 2 साहसी बच जाते हैं। इतने कम उम्र के किसी को जंगली सुअर मारते देख साहसी हैरान हैं। वे उसे धन्यवाद देते हैं और बताते हैं कि उनका एक दोस्त घायल है। ये सुनकर रियुमा उन्हें दोस्त को लाने को कहता है और वे एक घायल लड़की को लाते हैं। रियुमा अपना खूनी लस छोड़ता है जो सुअर में जाकर सारा खून सोख लेता है ताकि मांस का बेहतरीन स्वाद और बनावट बनी रहे। फिर वह तीनों एडवेंचरर्स को अपने साथ एडवेंचरर्स गिल्ड चलने को कहता है, क्योंकि निचले दर्जे के एडवेंचरर को ऊंचे दर्जे के राक्षस को मारना मना है, पर इस बार यह मजबूरी थी और उसे उनकी गवाही चाहिए थी। एडवेंचरर्स तुरंत मान जाते हैं और वे सब एडवेंचरर्स गिल्ड की ओर चल पड़ते हैं। सुअर को देखकर प्योरी चौंक जाती है और मियाबी भी रियुमा पर गुस्सा होते हुए अंदर आती है। तभी एडवेंचरर्स गिल्ड का एक अधिकारी आकर रियुमा से सुअर को मारने का कारण पूछता है, जो कि गैर कानूनी था। शुक्र है उन तीनों एडवेंचरर्स ने उसकी तरफ से गवाही दी। मामला आत्मरक्षा का मानकर खत्म हुआ। उसने साहसी लोगों को धन्यवाद दिया और वे चले गए। फिर प्योरी ने रियुमा से कहा कि वह रसोइयों से सुअर कटवाएगा ताकि मांस खराब न हो।
जब रसोइये सुअर काटते हैं तो वे हैरान होते हैं कि खून पूरी तरह निकल चुका है। रयुमा बताता है कि उसका खूनी कीचड़ किसी भी चीज से खून की हर बूंद निकाल सकता है, जिससे प्योरी का ध्यान जाता है। वह रयुमा से कीचड़ बेचने को कहता है क्योंकि वह भी अपने मांस को वैसे ही निकालना चाहता है, जिससे उत्पाद की कीमत दोगुनी हो जाएगी। लेकिन रयुमा मना कर देता है, ये कहते हुए कि उसके पास सिर्फ एक स्लाइम है और ज्यादा मिलने पर वह प्योरी को एक दे देगा। उसी रात उसने प्योरी के यहाँ सुअर का मांस पकाया और धरती पर बनाया जाने वाला अपना एक पकवान बनाया। ये बहुत सफल रहा और अगले दिन प्योरी ने वही पकवान बेचने के लिए एक रेस्तरां खोल दिया। रयुमा अपना कारोबार खोलने को तैयार है और उम्मीद के मुताबिक कार्ला लेनाफ पहुंचती है और उसके लिए 3 शोधकर्ता और कई नए कर्मचारी लाती है। रयुमा उसे धन्यवाद देता है। अगले दिन उनका प्रतिष्ठान खुल जाता है और यह बात बहुत जल्दी फैल जाती है। बहुत से लोग उसकी लॉन्ड्री में आने लगते हैं, लेकिन इस बार उसे व्यवसाय चलाना आता है और सब कुछ सुचारू रूप से चलता है। दिन खत्म होने के बाद उसे लगता है कि उसका काम यहाँ पूरा हो गया है। वह कार्ला को कमान सौंपकर अपने गृहनगर वापस चला जाता है। कार्ला उसे चिंता न करने को कहती है और अगले दिन वह शहर छोड़ देता है। वह वापस पहुंचकर तुरंत गिल्ड के व्यापारी से मिलता है, जो उसे जादुई वस्तुओं के लिए एक बाजार खुलने के बारे में बताता है, जिसमें रयुमा को बहुत दिलचस्पी होती है। अगले दिन वह बांस के जंगल में वापस जाता है और कैलम उसे बताता है कि उसके एक क्लीनर स्लाइम ने कोयला खा लिया था और अब वह कपड़े ठीक से साफ नहीं कर रहा है। दक्ष कैलम इस घटना से दुखी है, सोच रहा है उसने स्लाइम खराब की, पर रयुमा उसे धन्यवाद देता है, बताता है स्लाइम विकसित होगी। विकसित होने पर वे अक्सर गुण और खाने की आदतें बदल लेते हैं। सुनकर कैलम को थोड़ी राहत मिलती है और वो उसे माफ करने के लिए रयुमा का शुक्रिया करता है। रयुमा उसे बताता है कि अब उसे कुछ समय के लिए मैनेजर का काम करना होगा, क्योंकि रयुमा क्वेस्ट्स पूरे करने पर ध्यान देगा। वो अपनी रैंक बढ़ाकर उस जंगल में वापस जाना चाहता है जहां वो पहले रहता था। कैलम ये जानकर चौंक जाता है कि रयुमा उस जंगल में रहता था, क्योंकि वो जगह दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। रयुमा वहां से निकलकर एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे बातचीत के लिए एक कमरे में ले जाते हैं। रयुमा बताता है कि वह जल्द से जल्द अपना रैंक C तक बढ़ाना चाहता है और कुछ खास राक्षसों से भी निपटना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे तुरंत बताता है कि उसने जिन राक्षसों की सूची दी है उनमें से कई को वह नहीं ले सकता, क्योंकि उसका रैंक बहुत कम है, और वह सहमत होता है, यह कहते हुए कि वह रैंक बढ़ने के साथ उनसे निपटेगा। एक रिसेप्शनिस्ट तुरंत एक कार्य लेकर रयुमा को देती है। वो बताती है कि उसे जल्द से जल्द पास के शहर में पैकेज पहुंचाना होगा। रयुमा प्रस्ताव स्वीकार करता है, क्योंकि वह उस शहर के जादुई बाजार के लिए जाना चाहता था, जिसके बारे में गिल्ड के व्यापारी ने बताया था। वह रिकॉर्ड समय में नए शहर पहुंचकर उस दुकान को ढूंढ लेता है जहां उसे पैकेज पहुंचाना है। दुकान के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है और उसका अभिवादन करता है। बूढ़ा आदमी यह जानकर बहुत खुश होता है कि रयुमा उसका पैकेज पहुंचाने आया है और उसे लगातार धन्यवाद देता है। वह जल्दी से रयुमा के लिए चाय लेने जाता है और तभी दरवाजा खुलता है और व्यापारी सर्ज कमरे में आता है। वह रयुमा को देखकर हैरान होता है और बूढ़ा आदमी भी ये जानकर चौंक जाता है कि सर्ज रयुमा को जानता है। सर्गे रयुमा को देश के बेहतरीन व्यापारियों में से एक बताता है और बूढ़े को उसकी उपलब्धियां गिनाता है। बूढ़ा व्यक्ति बहुत प्रभावित होता है और अपना परिचय डेनोम के रूप में देता है। सर्गे रयुमा को बताता है कि डेनोम एक प्रतिभाशाली आविष्कारक है जो हमेशा नए गैजेट और चीजें बनाता रहता है। थोड़ी बात करने के बाद डेनोम सर्गे और रयुमा को अपनी कार्यशाला में ले जाता है, जहाँ वह उन्हें अपना नया प्रोजेक्ट दिखाता है, जो रयुमा के आश्चर्य के लिए एक आधुनिक कार है। गाड़ी को देखकर सर्ज उलझन में है कि ये क्या करती है, पर डेनोम बताता है कि इसके पूरा होते ही उन्हें आने जाने के लिए घोड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्गेई ने देखा कि वर्कशॉप के पीछे एक गाड़ी है और उसने उसके बारे में पूछा। डेनोम ने जवाब दिया कि वह किसी के लिए उसे ठीक करने वाला था। सर्गेई बहुत हैरान होता है, क्योंकि डेनोम पैसे की परवाह किए बिना कोई मरम्मत का काम नहीं करता। डेनोम जवाब देता है कि उसका पोता 4 साल का हो गया है और वह विलक्षण प्रतिभा का धनी लगता है। वह एक छोटा सा मैकेनिज्म निकालता है और उसे रयुमा और सर्गेई को दिखाता है। डेनोम बताता है कि ये उसके पोते ने खुद बनाया है, जिसे देखकर रयुमा भी हैरान है। ये एक ऐसा गियर सिस्टम है जो जादू को ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल करता है। डेनोम चाहता है कि उसका पोता रॉयल अकादमी जाए, पर उसकी फीस बहुत ज्यादा है, इसलिए वो पोते की फीस भरने के लिए कोई भी काम कर रहा है। दुकान से निकलकर सर्ज ने रयुमा से आगे के प्लान पूछे। रयुमा ने कहा वह सराय ढूंढेगा और अगले दिन बाजार में घूमेगा। ये सुनकर सर्ज रयुमा को अपने सराय ले जाने और अगले दिन बाजार दिखाने की पेशकश करता है। दोनों एक सराय में ठहरते हैं। रयुमा अपने कमरे में डेनोम के दिए यंत्र से छेड़छाड़ करता है। आखिरकार रात के खाने का समय आता है और मेज पर वह निकालता है। सर्ज के सामने म्यूजिक बॉक्स चलाता है, जो ऐसी चीज से अनजान है।
रियुमा उसे बताता है। वह गियर से छेड़छाड़ कर संगीत निकालता है। सर्ज प्रभावित होकर उसे आकर्षक बनाकर ज्यादा उत्पादन करने की सलाह देता है, क्योंकि ऐसी चीजें अमीरों को बहुत ऊंचे दामों पर बिकती हैं। अगले दिन सर्ज रियुमा को बाजार ले गया। वह जादुई चीजें ढूंढते हुए डिनॉन की दुकान पर पहुंची। सर्ज ने डिनॉन से कहा कि वह एक व्यापार प्रस्ताव के साथ आया है। डिनॉन जल्दी से सर्ज को अंदर ले जाता है, जबकि रियुमा डिनॉन के पोते के साथ खेलती है। उसे एहसास होता है कि छोटे लड़के के पास खेलने के लिए कोई नहीं है और वह रोज ऊब जाता होगा। वह अपना जादुई संदूक खोलता है और उसमें से छोटे कपड़े और अन्य चीजें निकालता है। फिर वह उन्हें एक खास तरीके से जमाकर एक खेल बनाता है। वह बच्चे को खेल सिखाता है, जिसे बच्चा खूब पसंद करता है। बाद में रियुमा अपनी जिम्मेदारियां संभालने शहर लौट आता है। वह खदान की सुरंगों में जाकर चारकोल स्लाइम को विकसित होते देखता है। वह उसकी स्थिति देखता है और पाता है कि स्लाइम में दुर्गंधरोधी गुण हैं, जो किसी भी चीज से गंध हटा सकता है। उसने पूरी रात काम किया और अगली सुबह तक कीचड़ से निकाले तरल से कई घोल बना ली। वह इसे कैलम को देता है और उसे अपने लिए कुछ प्रयोग करने को कहता है, जबकि वह वापस खदान में चला जाता है। बांस के जंगल से बाहर निकलने के बाद उसने 2 लोगों को अपनी अचानक खराब हुई गाड़ी ठीक करते देखा। रियुमा ने अपनी कीचड़ से उनकी गाड़ी ठीक की। बदले में उसने उनसे अपने दुर्गंधरोधी घोल को कचरा गाड़ी पर आजमाने को कहा। रियुमा को अपने कस्बे में होने वाले एक त्योहार का पता चलता है, जहां देश भर से लोग आएंगे। वह एक स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को बेचना चाहता है, ताकि लोगों की राय जान सके और अपनी कंपनी का नाम फैला सके। वह और प्रयोग करने के लिए खदान में जाता है और ढेर सारे हस्तनिर्मित साबुन बनाता है, जिनमें से कुछ पर लिमोर पक्षी जैसे डिजाइन बनाता है, जिन्हें वह इलिया को उपहार के रूप में देना चाहता है। रियुमा और बात करना चाहता था, पर कैलम ने उसे रोका। कैलम दौड़ कर आया और बताया कि उसे कार्ला का पत्र मिला है, जिसमें लीनाफ तुरंत पहुंचने को कहा गया है, क्योंकि क्लीनर स्लाइम्स असामान्य रूप से बहुत बढ़ गए हैं। रियुमा तुरंत तैयार होकर अपनी स्थानिक जादू से बहुत जल्दी लीनाफ पहुंच गया। दुकान पहुंचकर वह उसे ग्राहकों से खचाखच भरा देख हैरान और बहुत खुश होता है। वह दुकान के अंदर टेलीपोर्ट करता है, जहां कार्ला भ्रमित खड़ी मिलती है। वह उसे पिछले कमरे में ले जाती है, जहां क्लीनर स्लाइम और 3 शोधकर्ता उन पर नजर रख रहे हैं। रियुमा उनसे विवरण पूछता है और वे बताते हैं कि लिनाफ शहर में ग्राहकों की आवाजाही उनके गृहनगर की तुलना में बहुत ज्यादा है और अचानक बहुत सारे स्लाइम बढ़ने लगे और अब उन्हें 75 नए स्लाइम संभालने हैं। रियुमा खुश हो जाता है और जल्दी से उन सबको वश में कर लेता है। फिर इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करता है। वे सोचते हैं कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें साफ करने के लिए ज्यादा कपड़े मिल रहे थे, जिससे उन्हें भरपूर खाना मिला और बढ़ने की जगह भी, इसलिए उनकी संख्या तेजी से बढ़ गई। वह उन्हें अलविदा कहकर वापस जाने का फैसला करता है, पर उससे पहले अपनी दुकान के पास बदबूदार बैरलों के पास खड़ी प्योरी से मिलता है। रियुमा उनसे पूछता है कि क्या हुआ और वह बताता है कि हाल ही में कुछ विदेशी व्यापारी शहर आए थे और प्योरी ने उनसे किण्वित मछली खरीद ली, लेकिन उनमें इतनी बदबू आ रही है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उनका क्या करें। रियुमा ने तुरंत अपना डिओड्रेंट स्लाइम निकाला, जिसने बैरल की सारी गंध सोख ली। उसने प्योरी को अतिरिक्त डिओड्राइजिंग तरल भी दिया ताकि असर खत्म होने पर इस्तेमाल कर सके। इसके बदले प्योरी ने उसे एक बैरल किण्वित मछली दी। रियुमा खुशी खुशी अपने शहर लौट आया, जहां वह सर्ज से मिला, जो उनकी म्यूजिक बॉक्स का पहला प्रोटोटाइप लाया था। संगीत बॉक्स बहुत अलंकृत है और सर्ज उसे बताता है कि उन्होंने डिजाइन को परिपूर्ण कर लिया है और अब वे आगामी फाउंडर्स फेस्टिवल में प्रदर्शित करने के लिए इसकी एक आधार मात्रा का उत्पादन करेंगे। रियुमा इससे बहुत खुश है और उसे बताता है कि वह अपनी चीजें प्रदर्शित करने के लिए कई स्टॉल खोलना चाहता है और इस देश के विभिन्न क्षेत्रों से बहुत सारा खाना भी बेचना चाहता है, क्योंकि उसके कर्मचारी पूरे देश से और कुछ तो दूसरे देशों से भी आते हैं। रियुमा ने त्योहार से पहले एक छोटी पार्टी रखी ताकि सब मिल सकें। पार्टी में सभी को अपने क्षेत्र या इलाके के कुछ पसंदीदा व्यंजन बनाने होंगे। जब वे खाने पर चर्चा करते हुए मजे कर रहे थे, तभी दरवाजा खुला और एक सफेद बालों वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपना परिचय पेनांस के रूप में दिया। रियुमा को तुरंत उसका नाम याद आ गया, क्योंकि उसने उनके बैंड का नाम कई बार सुना था और पेनांस ही उसका लीडर था। वह रियुमा से मिलकर बहुत खुश लग रहा था और उसने बहुत ही सुखद तरीके से उसका अभिवादन किया। वे बताते हैं कि उनके बैंड को त्योहार में बुलाया गया है। रियुमा के बारे में बहुत सुना था, इसलिए मिलना चाहते थे। रियुमा ये जानकर खुश हुआ और खुद को विदा करने से पहले उसे और उसके पूरे बैंड को आज रात की पार्टी में बुलाया। वह गिल्ड जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या कोई ऐसा काम है जो कम समय में पूरा हो जाए, क्योंकि वह जल्द से जल्द स्तर बढ़ाना चाहता है। रिसेप्शनिस्ट उसे एक काम बताती है, जिसमें शहर के बाहर घास के मैदान में विशाल चींटियों और उनकी कॉलोनियों को ढूंढना होता है, जिसे रियुमा खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। वह तेजी से जंगल पार करता है और विशाल चींटियों के निशान ढूंढने के लिए अपने लिमूर पक्षी छोड़ता है।
लेमर पक्षियों को चींटियां नहीं मिली, पर उन्हें कुछ साहसी लोग दिख जाते हैं और रूमा उन्हें पहचान लेता है। वह उनकी ओर दौड़कर गर्मजोशी से नमस्ते कहता है। वो एडवेंचर्स असल में वही लोग थे जिनकी रूमा ने कचरे की गाड़ी खराब होने पर मदद की थी। वे एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और बताते हैं कि उन्हें चींटियों को मारने का क्वेस्ट मिला है, पर उन्हें चींटियों का बिल नहीं मिल रहा। रूमा हंसकर उन्हें बताता है कि उसे इन चींटियों को खोजने का क्वेस्ट मिला है, इसलिए अगर वे मिलकर काम करें तो वे दोनों अपने अपने क्वेस्ट पूरे कर सकते हैं। साहसी तुरंत मान जाते हैं और रूमा एक लोहे के स्लाइम को पकड़कर उसे तलवार में बदल देता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। फिर वह बाकी स्लाइमों को आगे बढ़ने का आदेश देता है, एक श्रृंखला बनाते हुए। वह दूसरों को समझाता है कि लोहे के स्लाइम खतरा पहचानने में बहुत अच्छे होते हैं, और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक स्लाइम अपनी जगह पर रुक गए और जमीन के नीचे से एक विशाल चींटी निकल आई। रूमा हालांकि चींटी के लिए तैयार था और अपनी तलवार से उसे 2 टुकड़ों में काटकर तुरंत काम खत्म कर देता है। दूसरे भी बहुत सारी चींटियां ढूंढने लगते हैं और मिलकर काम करते हुए वे शुक्र है कि हर एक चींटी को मार गिराने में कामयाब होते हैं जिसे वे ढूंढ सकते हैं, इससे पहले कि वे उसे अपनी गाड़ी पर लाद कर शहर वापस ले जाएं। साहसी उसे धन्यवाद देते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसे कभी किसी चीज की जरूरत हो तो वह उनसे पूछ सकता है और वे मदद के लिए तैयार रहेंगे। रूमा कुछ सोचकर उन्हें अपनी पार्टी वाली जगह ले जाता है। रूमा बताता है कि वह उन्हें यहाँ लाया है क्योंकि वे त्योहारों में स्टॉल लगाने वाले अस्थायी कर्मचारी हो सकते हैं। कैलम थोड़ा आशंकित लगता है, पर अचानक डोल से भी आता है। वह इन साहसी लोगों को जानता है और बताता है कि वह अक्सर झुग्गी झोपड़ी वालों की मदद करता है, इसलिए उन्हें जानता है। वो उसे पार्टी में बुलाता है जहां वे अच्छा खाना पीना खाते हैं, अपनी सफलता का जश्न मनाते हैं और आने वाले दिन की तैयारी करते हैं। अगली रात रूमा और मजदूर उस स्टॉल के लिए एक मोटा खाका तैयार करते हैं जिसे वे लगाना चाहते हैं, लेकिन अचानक गिल्ड मास्टर रूमा को बाहर बुलाता है। वे गिल्ड मास्टर से मिलने जाता है। गिल्ड मास्टर उसे उसके प्रतिष्ठान की सफलता पर बधाई देता है और एक बड़े इनाम वाले काम के बारे में पूछता है। रूमा विवरण पूछता है। गिल्ड मास्टर बताता है कि पूरे त्योहार की सजावट ट्रीएंट की टहनियों से होगी, पर उनके पास कोई नहीं है। रूमा हैरान है क्योंकि ट्रीएंट से निपटना आसान नहीं है, पर गिल्ड मास्टर कहता है कि उनका वास्तुकार बहुत शानदार और कुशल है। वह त्योहार को सिर्फ ट्रीएंट टहनियों से उत्तम बनाना चाहता है। वो उसे बताता है कि उन्हें कम से कम 200 ट्रीएंट टहनियां चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। रूमा इस प्रस्ताव पर थोड़ा सोचता है, पर उसे एहसास होता है कि जब वो अपने पुराने जंगल लौटेगा तो उसे कई ट्रेंड्स और उससे भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर्स का सामना करना होगा। इसलिए ये अभ्यास का एक अच्छा मौका है और वो इससे पैसे और अनुभव भी कमा सकता है। वह गिल्ड मास्टर का प्रस्ताव स्वीकार करता है, जिससे गिल्ड मास्टर भी खुश होता है क्योंकि उन्हें बड़ी मात्रा में मृत ट्रीएंट्स को अड्डे पर ले जाना था और उसके लिए उसकी स्थानिक जादू की जरूरत थी। अगले दिन उसे मिया और उसके साहसी दल से जानकारी मिलती है। असागी लेपिन को रूमा से मिलवाता है और बताता है कि वह भी एक स्थानिक जादूगर है और बहुत प्रतिभाशाली है। बाकी दल वही है और असागी लेपिन के साथ मिलकर ट्रेंट और उनसे निपटने का तरीका समझाना शुरू करता है। वह बताते हैं कि ट्रीएंट्स वृक्ष राक्षस हैं जो किसी भी अन्य पेड़ जैसे दिखते हैं। यदि आप लगातार चौकस नहीं रहते और जादू का पता नहीं लगाते तो सामान्य पेड़ों और ट्रीएंट्स में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो पहला सबक यह है कि ट्रीएंट्स का शिकार करते समय हमेशा जादू का पता लगाएं। उन्हें मारने का सबसे तेज तरीका है उनका चेहरा या उसके नीचे का हिस्सा तेजी से काट देना, जिससे तुरंत मौत हो जाएगी। स्पष्टीकरण के बाद वे सब गाड़ी में बैठकर चले गए। वे आखिरकार जंगल में पहुंचे और सब कुछ सामान्य दिख रहा था। वे सब बाहर निकलते हैं और हथियार निकालते हुए धीरे धीरे जंगल में बढ़ते हैं। लेपिन एक पेड़ की ओर इशारा करता है और बताता है कि उसे उसके अंदर से जादुई आभा महसूस हो रही है। जब रूमा जादू का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे भी पेड़ के अंदर से वही आभा महसूस होती है। मिया और तेंदुआ लड़की तुरंत पेड़ की ओर लपकी और वाकई वह एक ट्रीएंट निकला और लड़कियों को दूर भगाने के लिए अपनी शाखाओं का इस्तेमाल करने लगा। मिया हालांकि तलवार से फुर्ती से शाखाएं काट देती है, फिर ट्रीएंट का चेहरा काटकर उसे मार डालती है। स्लाइम्स और लेपिन के बेहतरीन स्थानिक जादू की मदद से वे तुरंत मरे हुए ट्रीएंट को जमा करना शुरू करते हैं और कुछ देर बाद आराम करने का फैसला करते हैं। मेज पर दोपहर का भोजन करते समय रूमा एक उड़ते हुए स्लाइम को देखती है और उसके बारे में बेहद उत्सुक हो जाती है। लेपिन उसे बताता है कि उसने उन्हें कभी कभी देखा है पर ज्यादा नहीं जानता। रूमा के पूछने पर कि क्या उसे पकड़ा जा सकता है, लेपिन तुरंत अपनी स्थानिक जादू से उसे पकड़ लेता है। वह इसे रूमा को सद्भावना के तौर पर देता है, जो उसे वश में कर लेता है और वापस आकर उस पर शोध करने का फैसला करता है। उन्होंने और ट्रीएंट का शिकार करने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें अचानक एक पेड़ से तीव्र काला जादू महसूस हुआ। लेपिन इसे ग्रैंड ट्रीएंट के रूप में पहचानता है, जो बाकी से बहुत बड़ा और मजबूत है। वे उससे युद्ध में उलझ जाते हैं पर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जमीन और ऊपर से निकलती शाखाएं उन्हें लगातार रोक रही हैं। रयुमा उनके सामने तुरंत एक रास्ता बनाता है ताकि डालियां जमीन से न निकलें
और बाकी लोग उसकी ओर बढ़ते हैं। वे ट्रियंट पर कुल्हाड़ियां फेंकते हैं, पर उसके संक्षारक गुण लोहे को झंग लगाकर बेकार कर देते हैं। रियुमा को अचानक कुछ याद आता है और वह स्टेनलेस स्टील की कुल्हाड़ी निकालता है। वह उसे ट्रियंट पर फेंकता है, जो उसे संक्षारित करने की कोशिश करता है, पर असफल रहता है। रियुमा दूसरों को ट्रियंट भटकाने के लिए चिल्लाता है और उन्हें स्टेनलेस स्टील के हथियार देता है। फिर वह एक विशाल मॉर्निंग स्टार बनाकर उस ट्रियंट पर हमला कर उसे मार डालता है। मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए वे शाम को दावत करते हैं और अगले दिन घर लौटने के लिए रात को सो जाते हैं। अगले दिन वे शहर लौट रहे हैं। रियुमा थोड़ा चिंतित है क्योंकि उसने दुकान का सारा काम कर्मचारियों पर छोड़ दिया था, जबकि त्योहार पर उन्हें छुट्टी मिलनी चाहिए थी। माया यह देखकर उससे कहती है कि वह अपने घर जा सकता है और बाकी लोग गिल्ड से निपट लेंगे। रियुमा पहले मना करता है, पर उनके समझाने पर कि वे ठीक रहेंगे वह लौटता है। अपने स्टॉल का आकार देख वह हैरान रह जाता है। उसने गेल्सा से प्रगति पूछी। उसने बताया कि पेनेंस के कर्मचारी बहुत कुशल हैं, उन्होंने 2 दिन में ही मंच तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टॉल की तैयारी में भी मदद की। ये सुनकर रियुमा हैरान था क्योंकि वह 2 दिन में इतना काम करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह कैलम से मिलने अंदर जाता है, जो उसे त्योहार में प्रदर्शित होने वाले अंतिम व्यंजन दिखाता है। रियुमा चुनाव से बहुत खुश है, लेकिन वह एक और व्यंजन जोड़ना चाहता है और सबके लिए चाय बनाता है। ये तुरंत पसंद आ गई और सब सहमत हुए कि इसे त्योहार में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। वो बाहर जाता है और सर्ज से मिलता है, जो उसे बताता है कि प्रोटोटाइप तैयार है और उसे रियुमा को दिखाता है। रियुमा संगीत बॉक्स बजाता है और उससे एक मधुर सुंदर ध्वनि निकलती है, जो पूर्ण धुन और अद्भुत स्वर के साथ बहती है। रियुमा तैयार उत्पाद से बहुत खुश है और सर्ज को बधाई देता है। अगले दिन वह खदान के पास एक उड़ने वाले स्लाइम से खेलता है और उसे पता चलता है कि वे तेजी से कई स्लाइम में बदल सकते हैं और फिर एक हो सकते हैं। उनके साथ खेलते हुए अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके ऊपर से उड़ता है और वह ऊपर देखकर प्योरी को उस पर सवार पाता है। वह तुरंत उनका पीछा करता है और प्योरी का अभिवादन करता है, जो राइमा को इंतजार करते देख हैरान है क्योंकि वह राइमा को अचानक मिलकर चौंकाना चाहता था। वह बताता है कि उसके शहर के एक व्यक्ति को कुछ उत्पादों की तत्काल खेप चाहिए थी, जिसे पहुंचाने वह यहाँ आया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाता, असाजी एक गाड़ी के साथ आता है और बताता है कि उसने ही वह पैकेज मंगवाया था। इसमें त्योहार में बेचने के लिए मिसो और सोया सॉस है। फिर वह उन्हें अपने घर ले जाता है, जहाँ वह चखने के लिए टेम्पुरा और चावल के गोले बनाता है। सभी को इसका स्वाद लाजवाब लगता है। दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने विदा ली और स्टॉल पर मिलने का वादा किया। फिर कल के त्योहार से पहले अच्छी नींद के लिए अपने अपने स्थानों पर लौट गए। त्योहार का दिन आ गया है और सभी बहुत उत्साहित हैं। रियुमा सबसे पहले माया और असाजी के स्टॉल पर जाता है और देखता है कि वे अपनी मिसो सूप और राइस बोल्स बेचने की तैयारी कर रहे हैं। वह आगे बढ़ता है और स्टॉल पर वीणा बजाते पेनेंस को देखता है। रियुमा को हैरानी होती है कि पेनेंस उसके म्यूजिक बॉक्स का प्रचार कर रहा है, जिसमें सर्ज ने नई सुविधा जोड़ी है। अब म्यूजिक बॉक्स कोई भी संगीत सुनकर दोहरा सकता है और ये बहुत सफल लग रहा है। सर्ज जवाब देता है कि म्यूजिक बॉक्स इतना लोकप्रिय है कि उनकी शुरुआती मात्रा पहले ही बिक चुकी है और उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए और भेज दिए हैं। रियुमा अपने स्टॉल की ओर बढ़ता है और उसे ग्राहकों से भरा देख हैरान रह जाता है, जो चाय और अन्य भोजन का ऑर्डर दे रहे थे। वह तुरंत अंदर जाता है और उन्हें खाना बनाने व परोसने में मदद करने लगता है। चाय और सब्जियों के स्टिर फ्राई खासकर पसंद किए जा रहे थे और ज्यादा स्टिर फ्राई जल्दी बनाने के लिए रियुमा अपने मेटल स्लाइम का उपयोग उसे एक सब्जी कट्टर में बदलने के लिए करता है, जिसे उसके कर्मचारी काटने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वो तेजी से सारी सब्जियां काट देता है। फिर वो थोड़ा आराम करने और उत्सव देखने के लिए निकल जाता है। उसे फिर माया की दुकान दिखती है और वो कुछ राइस बॉल्स और मीसो सूप खरीदता है। स्वाद बहुत बढ़िया था और मिया और असागी भी अपने स्टॉल से खुश लग रहे थे। उनसे बात करते हुए उसे एक तरफ एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और वो देखने चला गया। पता चला कि वो बच्चा खो गया था और उसे अपनी माँ नहीं मिल रही थी। रियुमा ने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी माँ को ढूंढ लेंगे, जिसके बाद वो पूरे मेले में उसकी माँ को ढूंढने लगे। आखिरकार उसे एक पुलिस स्टेशन मिला। लापता बच्चे की रिपोर्ट करने अंदर गया तो हैरान रह गया। बच्चे की माँ पहले से ही वहाँ फूट फूट कर रो रही थी। उसे देखते ही माँ ने बच्चे को गले लगा लिया और दोनों खुशी के आंसू रोने लगे। उन्होंने रियुमा को धन्यवाद दिया और विदा ली। अंततः रात हो गई और प्रदर्शन का समय आ गया। पहले पेनेंस के क्रू एक शानदार तलवारबाजी का नाच करते हैं, जिसके बाद वे सब थोड़ा आराम करके कुछ खाते हैं। खाते वक्त असागी को याद आया कि लिमूर पक्षियों को पकड़ते समय रियुमा ने एक ऐसा साज बजाया था जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और रियुमा समझ गया कि वे उसके गिटार की बात कर रहे थे। वह तलवार नृत्य शो में भी भाग लेता है और फिर अपना गिटार बजाता है, जो अपनी सुंदर और अनोखी धुन से पूरे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अंत में उत्सव समाप्त हो जाता है और रियुमा कुछ नींद लेने और आने वाले दिनों के लिए तैयार रहने के लिए घर लौट आता है।